हेलो एवरीवन, मैं अक्षांत आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर बात करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस और फिर फ्लो में जहां तक जाया जाए वहां तक जाएंगे। अगर आप मतलब टाइटल देख के ये चीज़ सोच के आए हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, आजकल मार्केट में सबको पता है, तो ऐसा इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा नहीं बताया जाएगा कि ऐसे करके चार्ट है और जहाँ पे बार बार मतलब ऐसे करके बार बार पुल बैक कर रहा है वो सपोर्ट है, और जहाँ तक जा रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दैट्स इट। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आज की वीडियो में। आज की वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पूरा घुस जाएंगे अंदर तक कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। और जब मैं मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था तब मेरे को याद नहीं मैंने किसकी वीडियो देखी थी, बट ऑब्वियसली सब यूट्यूब पे ही देख देख के थोड़ा बहुत सीखते हैं, जितना भी सीख सकते हैं यूट्यूब पे देख देख के, या ऑनलाइन जहाँ से भी सीख सकते हैं वहाँ पे देख देख के सीखते हैं। बट प्रॉपरली जैसे कि अगर हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उन्हें प्रॉपरली एक टॉपिक पे अच्छे से डीप डिस्कशन देखने को नहीं मिलता है यूट्यूब पे जनरली। क्योंकि जनरली लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट की वीडियो बना देंगे और दैट्स इट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर से बात करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मैं भी आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और मैं अपने आप को पूरा ओपन रखता हूँ, जितनी ज़्यादा लर्निंग मिले उतना ज़्यादा अच्छा है। बट मेरे को ऐसा लगता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो 5 से 10 मिनट में कवर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पे डीप डिस्कशन हो सकती है, और अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आपको एक डीप डिस्कशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक। देखो मेरी एक सिस्टर है, उसको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में, तो उसको अगर मैं समझाऊंगा ना तो उसको भी समझ में आ जाए, तो उतना बेसिक में हम उतरेंगे। और उसके बाद अगर आपको बेसिक क्लियर है तो भी मैं आपको बोलूँगा कि एक बार बेसिक प्लीज़ देखना। उसके बाद हम लिटिल एडवांस की तरफ जाएंगे और फिर हम चार्ट्स खोल के देखेंगे कि प्रैक्टिकल मार्केट में चीज़ें कैसे काम करती है। जो हम थ्योरी में समझ रहे हैं, जो हम बातें करते हैं, क्या रियल में मार्केट में वैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, या फिर चीज़ें कुछ अलग होती है, वो चीज़ भी देखेंगे। और अलग अलग मैं सिनेरियोज बताऊंगा कि किस सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और जो चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, और जब आप वो चीज़ चार्ट्स में देखोगे तो आपको एक्चुअल में वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं, तो मैं उसी चीज़ों पर बात करूंगा, कोई हवा में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बट अगर मैं अपने तरीके से बताऊं आपको, तो सपोर्ट वो है जहां से बायर्स उस प्राइस पे डोमिनेट करने को रेडी हैं सेलर्स को, वो है सपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे किसी भी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये लेते हैं, ठीक है, तो 100 रुपये अगर उस शेयर का प्राइस है, ठीक है, तो उस 100 रुपये पे कोई ना कोई सेलर 100 रुपये पे उस शेयर को बेच रहा होगा और कोई ना कोई खरीद रहा होगा। ठीक है, बट 100 रुपये जब वो प्राइस आता है ना, और अच्छा हाँ, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को नहीं पता लोग सिखाते हैं नहीं या बताते हैं नहीं, बट इसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अलग अलग चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने आज हो सकता है वीडियो में एक्सपेक्ट ना करी हो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होगी। तो देखो, हम ये बात कर रहे थे कि अगर किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और बायर्स क्या करते हैं, मतलब बायर्स कोई ना कोई शेयर को सेल कर रहे होंगे और बाय भी कर रहे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई प्लेयर्स। तो सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहां पे जो बायर्स हैं वो सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेट मतलब कि अगर मार्केट के अंदर कोई पर्टिकुलर शेयर में 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 10 सेलर बैठे हुए हैं और 15 बायर्स आ जाते हैं, किस प्राइस पे, 100 रुपये के प्राइस पे, तो यानी कि डोमिनेंस ज्यादा है किसका, बायर्स का। तो वो जोन एक सपोर्ट जोन बनता है। अगर आप ऐसे चीजों को समझोगे ना, देखो आप चार्ट को देखते हो ना, तो ऐसे मत देखो कि वो सिर्फ एक कैंडल है। आपको वो समझना पड़ेगा, जिस दिन आप
उस चार्ट को ऐसे समझने लग गए ना कि बायर्स और सेलर्स का वो बिहेवियर है, अगर आप उसको ऐसे देखने लग गए तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। स्टार्टिंग में जब वो चार्ट हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि ये अजीब सी क्या चीज़ बना रखी है, बट रियलिटी में वो बिहेवियर है बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। यानी कि जब हम देखते हैं कि अगर 100 रुपये पे प्राइस है तो वहाँ पे कितने बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और 100 रुपये के प्राइस पे अगर हम देखते हैं कि बायर्स ज़्यादा आ जाते हैं, सेलर्स कम हैं, बेचने वाले कम हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो उस प्राइस से क्या होगा, वो प्राइस शूट अप करेगा। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड वाला खेल है, ठीक है। जहाँ पे सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो प्राइस शूट अप कर जाता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो बेसिक में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर किसी यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोज करते हैं यहाँ पे 150 पे प्राइस चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस प्राइस पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन क्लोज करने की सोचेंगे। हो सकता है स्विंग ट्रेडर्स हो, पोजिशनल ट्रेडर्स बैठे हों, या फिर बहुत से बंदे होल्ड करके बैठे होंगे, या जो भी चीज़ें हैं मार्केट में। देखो अलग अलग टाइप के प्लेयर्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो होल्ड करेंगे शेयर को, होल्ड मतलब दबा के बैठेंगे शेयर को, सिर्फ उनका काम क्या है, ना बेचना ना खरीदना, कुछ नहीं करना। और इनके होल्ड होने से भी शेयर पे इंपैक्ट पड़ता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जब भी आप मार्केट में कुछ भी चीज़ समझ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में 3 लोग बैठे हैं, होल्ड करने वाला, एक बायर, ठीक है, और एक सेलर। अब आप बोलोगे कि यार होल्ड करने वाला जो बंदा है ना शेयर को, उस मतलब उसका होना ना होना क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स ही ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड करने वाले का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि होल्ड करने वाले का क्या मतलब है और क्या नहीं। देखो, अगर मार्केट सेंटीमेंट अचानक से वीक हो जाता है किसी भी कारण से, या फिर देखो हम उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बात नहीं करते हैं, कंपनी हम मान लेते हैं ये एक कंपनी है, ठीक है, ये बिजनेस बिल्कुल सही कर रही है, इस कंपनी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये चीज़ माननी है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, टैरिफ का या कुछ भी आती रहती है चीज़ें, ठीक है। तो क्या हो सकता है, होल्ड करने वाले जो है ना वो थोड़े से ढीले पड़ सकते हैं, तो सेलर्स जब ही तो बढ़ेंगे जब होल्ड करने वाले थोड़े ढीले पड़ेंगे, समझ रहे हो आप। तो होल्ड करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे इम्पेशेंट हो सकते हैं, आप अगर ये समझ गए ना तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक अलग ही जोन में चले जाओगे, जहाँ पे आप समझ गए कि देखो होल्ड करने वालों को हम क्या बोलते हैं मार्केट में, इन्वेस्टर्स, ठीक है। इतना बात तो आप समझते ही हो मेरे हिसाब से। इन्वेस्टर्स कहाँ पे, आपने कभी कभी हो सकता है ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हो कि मान लो किसी आपने शेयर खरीदा 100 रुपये पे, ठीक है, और उसका रिजल्ट आने वाला है, आपको ऐसा लगता है, और आपको लगता है कि उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो आपने वो शेयर 100 रुपये पे खरीद लिया। और जैसा कि आपको लगता था कि उसका शेयर का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, फिर भी रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी इसका शेयर का प्राइस जो है ना वो सिर्फ हो सकता है 2% बढ़े। आपको लग रहा था नेक्स्ट डे अपर सर्किट लगेगा, बट रियलिटी में उस शेयर का प्राइस सिर्फ 2% बढ़ा, मतलब ज़्यादा कुछ बढ़ा ही नहीं। अब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे यार कि ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा मैं बताता हूँ किस लिए हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, ठीक है। ये जो बैठे हैं ना इन्वेस्टर्स, इनकी वजह से। होता क्या है कि इन्वेस्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं ना, उसके बेस पे ये सब चीज़ें फर्क पड़ती है। देखो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी रिजल्ट के ऊपर ट्रेड मत करो, क्योंकि इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी को लेकर ये कोई नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मार्जिनल इन्वेस्टर बैठा हुआ है, मार्जिनल इन्वेस्टर हम उनको बोलते हैं जो शेयर के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ट्रेड कर सकता है। प्रमोटर कभी भी मार्जिनल इन्वेस्टर नहीं होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर सकता ना भाई, उसका ये काम नहीं है कि अपनी कंपनी के शेयर में ट्रेड करता रहे, बस उसका काम ये चीज़ नहीं है, और लीगली उसको ये चीज़ करने के लिए अलाउ भी नहीं करेगा सभी। बट मार्जिनल इन्वेस्टर कौन होगा, एफ आई आईज, डी आई जो ट्रेड कर सकते हैं उसके शेयर्स में, और अच्छी कैपेसिटी के साथ की जो ना उसके शेयर को इम्पैक्ट कर सके। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं हूं, अगर किसी एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं,
तो क्या मैं मार्जिनल इन्वेस्टर हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैंने बेच दिया शेयर, मान लो आज मैंने शेयर बेच दिया, तो क्या उसके शेयर प्राइस पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? मेरे मेरे शेयर के बेचने से नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मार्जिनल इन्वेस्टर वो होता है जिस जो ट्रेड कर सकता है और इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, वो जो इन्वेस्टर होल्ड करके बैठा है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं हुई ना, तो हो सकता है आपके हिसाब से रिजल्ट अच्छा हो, बट मार्जिनल इन्वेस्टर जो बैठा हुआ था उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी रिजल्ट पे ट्रेड मत करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जितने भी मैंने मार्केट में लोग देखे हैं उनसे भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो कभी भी रिजल्ट पे ट्रेड मत करना। जब आप मार्केट में देखोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम बात कर रहे थे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही बेसिक चीज़ है कि जहां से प्राइस शूट अप कर रहा है वो हो गया सपोर्ट। जहां मतलब कि जहां पे प्राइस बार बार आ रहा है और बायर्स बार बार डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स को, वो सपोर्ट। और रेजिस्टेंस वो हो गया जहां से प्राइस बार बार सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे गया, सेलिंग आई, फिर यहाँ पे गया, फिर सेलिंग आई। क्या मतलब है कि ये वाला एक ऐसा प्राइस है, फॉर एग्जांपल के लिए 120 का, ये एक ऐसा प्राइस है जहां पे हमारे सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को। आपको जब इस चीज को आप डीप में समझ रहे हो ना, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि कब चांसेस रहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस टूटेगा। एक नॉर्मल रिटेलर पता है मार्केट में क्या करता है? नॉर्मल रिटेलर मार्केट में ये करता है कि यार मेरे को लग रहा है ना कि अब ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, 1 साल हो चुका है, 1 साल तक ये अपने रेजिस्टेंस के पास गया नहीं है, अब जा रहा है। अब मेरे को लग रहा है कि ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और कुछ ऊपर जाएगा। ये रिटेलर्स करते हैं और ये रिटेलर्स हमेशा फंस जाते हैं। हो सकता है 10 में से 3 बार काम करे, 4 बार काम करे, बट ये अप्रोच ही गलत है आपकी। आपको समझना पड़ेगा बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिहेवियर। बिहेवियर का क्या मतलब है कि स्टॉक प्राइस का क्या बिहेवियर है। क्या आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस इस बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा? ब्रेक करेगा का क्या मतलब है कि ऐसा इस बार क्यों होगा कि होल्ड करने वाले होल्ड करते रहेंगे इसी प्राइस पे। ठीक है, और जो सेलर्स हैं, मतलब सेलर कम होंगे जब भी तो होल्ड करने वाले बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, अगर लोगों के पास मतलब होल्ड करने वालों के पास 100 ही शेयर है और यहाँ पे भी लोगों ने शेयर ऐड करे इस पॉइंट पे, ठीक है, वो इस पॉइंट पे बेचेंगे नहीं। ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कुछ बिहेवियर होना चाहिए ऐसा। जब भी ऐसा होगा ना कि वो इस प्राइस पे बेचेंगे नहीं। अगर आप ये चीज समझने लग गए ना कि मेरे को लग रहा है कि होल्ड करने वालों अब वेट करेंगे, अब नहीं सोचेंगे कि वो कि इस वाले प्राइस पे वो सेल करे, ये होता है बिहेवियर। ये आपने समझ लिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप मतलब ये जो चीज मैंने आपको समझाई ना, ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप ट्रेडर हो एक, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और अगर आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट रखते हो, आप मेरे को ये बोलते हो कि अक्षांत मैं तो ट्रेडर हूँ ही नहीं, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कंपनी को रीड करता हूँ और मतलब कि एक अच्छे प्राइस पे मैं क्या करता हूँ, कंपनी को पिक कर लेता हूँ और मैं होल्ड टाइट करता हूँ और बैठा रहता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करता, मैं बस खरीदता हूँ और बैठा रहता हूँ। तो मेरे लिए कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम का है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा काम का है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप थोड़े से रिस्क ले सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, आप थोड़े रिस्क ले सकते हो, या फिर अच्छा मैं अपनी आपको अपनी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी जो 100% कैपिटल है ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाली 100% कैपिटल, ट्रेडिंग वाली को अलग रखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलोकेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार क्या करते हैं, 10% का ना थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ज़्यादा रिस्क मतलब कि स्मॉल कैप में जाते हैं और स्मॉल कैप में रिस्क लेते हैं ज़्यादा। 10% का, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10% का रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हम रिटर्न ज़्यादा लेने की एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो इसमें मैं बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हो ना, तो उसमें आपको ढंग से चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। मान लो कोई 1,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, अब आप उसमें समझ रहे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ें हो सकती है और क्या नहीं। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वहाँ पे कई सारी ऐसी जगह पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा जब तक आप बिहेवियर नहीं समझोगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एज ए इन्वेस्टर आपको ना क्या करना है, प्राइस पे
फोकस करके रखना है कि प्राइस क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। तो अगर मान लो वो ऐसे ऐसे करके एक जगह से बार बार क्या कर रही है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहा है और वो बार बार ऊपर जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, जो जिसकी वॉल्यूम कम है ना शेयर्स का, अब ये चीज़ समझते हो ना कि अगर छोटी कंपनी है तो एक, मतलब मान लेते हैं हम, अगर एक दिन में उसमें 2 करोड़ का भी ऑर्डर डल जाए ना एक ही दिन में, तो प्राइस शूट अप करेगा, ठीक है। और यही आप लोगों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर छोटा सा ऑर्डर जो होता है ना अपना, छोटा ऑर्डर भी उसको बहुत जल्दी शूट अप करा सकता है और बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है। ये आपका एडवांटेज इतना प्यारा बन सकता है ना, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, तो आप इस चीज़ को एक नेक्स्ट ही लेवल पे लेके जाओगे। अब मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक शेयर का प्राइस 100 रुपये, ठीक है। आपने उसकी कंपनी का बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया, आपको लगा कि यार ये कंपनी मस्त है, मेरे को ये चीज़, ये कंपनी में थोड़ा रिस्क लेना है। और मान लेते हैं उस कंपनी का मार्केट कैप है 1000 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। ठीक है, मतलब स्मॉल कैप में ही मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। स्मॉल कैप की कैटेगरी की अब ये कंपनी आ जाती है 1000 करोड़, और इसका शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एनालिसिस किया, आपके हिसाब से सब कुछ सही बैठ रहा है और शेयर, ये जो 100 रुपये का शेयर है ना, ये आपके हिसाब से परफेक्ट है वैल्यूएशन वाइज। बट अगर आप देखते हो कि यार मार्केट में ना अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि यार 100 रुपये का है ना, आपको लगता है कि यार बिहेवियर के वाइज, मार्केट का बिहेवियर देखते हुए आपको लगता है कि यार ये ना थोड़ा सा और अच्छे प्राइस पे आपको मिल सकता है। होता क्या है कि कोई भी सपोर्ट हो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी सपोर्ट हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो प्राइस है ना ये 100 रुपये का है, ठीक है, इस शेयर का। आपने क्या समझा, बिहेवियर समझा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, वीक, ठीक है। तो आपने ये चीज समझ ली कि अक्षांत ने एक चीज बताई थी कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट वीक है ना, तो जो स्मॉल कैप की कंपनीज है ना, उसमें एक ऑर्डर, मान लो छोटा सा ऑर्डर भी ना उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा वॉल्यूम पे भी बात आ जाती है बेसिकली, कि आप एक ची मतलब आप एक छोटी सी चीज़ समझो, अगर इसके डेली के डेली शेयर का वॉल्यूम मान लेते हैं हम, सपोज करते हैं कि 10 शेयर ही मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं इस कंपनी का, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है कि कोई 20 शेयर का ऑर्डर लगाता है सेल करने के लिए, ठीक है, कोई बड़ा इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना वो वीक है, तो उसको हो सकता है किसी और शेयर में अपॉर्चुनिटी दिख जाए, या फिर किसी भी कारण से वो अपनी कैपिटल बाहर निकालना चाहता है अनसर्टेनिटी के लिए, या कुछ भी हो सकता है, वो अपनी कैपिटल बाहर निकालेगा। जब वो ऑर्डर लगाएगा ना, तो ये 100 रुपये का शेयर है ना आपको 20% सस्ता मिल सकता है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। एक कंपनी है, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, एक स्मॉल कैप की कंपनी थी, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा नज़र रखी थी। उसका शेयर प्राइस आई थिंक 191 के आसपास आया था। और अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी ना, देखो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा ना, चाहे बेशक कितनी भी अच्छी कंपनी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करे। ऐसा हो सकता है कि दो मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 क्वार्टर उस कंपनी ने क्या किया, एक अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया। तीसरे क्वार्टर बेकार नहीं बोलेंगे, बट इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन थी ना वैसा नहीं किया, ठीक है, तो उसका शेयर का प्राइस गिर के आता है 191, ठीक है। और होता क्या है कि मेरे को ऐसा लगा कि 191 पे ना ये एक अच्छा प्राइस हो सकता है, तो मैंने 191 पे एंट्री ले ली। बट हुआ क्या कि उसका शेयर का प्राइस 130 तक जाता है। अब आप समझ रहे हो, अब आप हिसाब लगा लो कि कितना नीचे, आई थिंक 30% का डाउन आएगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, आप देख लेना। बट अब ये पता है 30% का ऐसा क्यों हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, एक क्वार्टर खराब रिजल्ट भी नहीं आया है, ठीक ठाक रिजल्ट आने से क्या कंपनी खराब हो गई, क्या कंपनी डूब गई? नहीं ना। तो ये 30% का ड्रॉ डाउन एकदम से कैसे आया? यहाँ पे बिहेवियर मैटर करता है। देखो, अगर आप स्मॉल कैप की कंपनी पे रीड कर रहे हो ना, रीड कर रहे हो, तो कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम आएगा ही नहीं। क्योंकि एक इन्वेस्टर आएगा,
एक ऑर्डर डालेगा और कोई भी सपोर्ट और कोई भी रेजिस्टेंस तोड़ देगा। अगर वो स्मॉल कैप की कंपनी है, कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बिल्कुल बारीकी से आप देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट बड़ी कंपनी पिक करना, जहां पे मतलब जल्दी से कोई उसको हिला ना पाए। आप समझ रहे हो ना? ठीक है। और जब सेंटिमेंट्स वीक हैं और कंपनी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो एक लाइन बन गई यार, सेंटिमेंट्स वीक हैं, कंपनी ठीक है, तो आपको वेट करना है। जब वो 191 का भी प्राइस दे रहा था ना मेरे को, तो मेरे को उस टाइम ये चीज समझनी चाहिए थी कि हल्का सा सेंटिमेंट वीक है, मेरे को एक एक वॉल्यूम का वेट करना था कि एक कोई ऑर्डर डाले उस दिन, एक बड़ा एक पैनिक आए और मेरे को उस टाइम एंट्री मिलती। ठीक है। और मेरे को अभी अभी भी अच्छे से याद है, 7% का एक दिन फॉल आया था, बहुत अच्छा खासा। और उसके बाद प्रमोटर ने ऑर्डर डाला और वो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया। आई थिंक एक महीने में ना ये 30% का ऊपर कवर करके 10% प्रॉफिट में भी था। स्मॉल कैप में ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये चीज़ नहीं होती कि कहीं से प्राइस बैक कर रहा है तो वो सपोर्ट बन गया, कहीं पे पहुंच के वापस नीचे जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस बन गया। अगर आप ऐसे ही सोचते हो तो आपको लगता है क्या कि सिंपल इतना सा समझ लेने से क्या रिटेलर कुछ बना के निकल जाएगा? रिटेलर पता है क्या सोचता है कि ये वाला जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे आया तुरंत खरीद लो। और एक अच्छा ट्रेडर या फिर एक अच्छा वैल्यू पिकर हमेशा क्या देखता है मैं बताता हूँ। अब हम थोड़ी सा ना इस चीज़ को जूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक कैंडल बन रही है ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको कैंडल समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, उस पर हम एक डीप वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाएंगे, ताकि एक बेसिक से बेसिक जो वो चीज़ें होती हैं वो भी समझ में आ जाए लोगों को। तो मान लो कि यहाँ पे ऐसी करके दो कैंडल्स आई और सपोर्ट, ये जो जोन था वो सपोर्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट मतलब कि सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे गया। ठीक है। अब हो सकता है ना कि किसी ने थोड़ा सा मतलब एक दिन एक्स्ट्रा सेलर्स आ गए किसी भी रीजन की वजह से, तो थोड़ा नीचे चला गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि सपोर्ट ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। एक रिटेलर पता है क्या करेगा? अगर सेंटीमेंट वीक है, रिटेलर को नहीं पता है कि सेंटीमेंट वीक होने का मतलब होता है कि सपोर्ट टूट सकता है, तो वेट करना है आपको। ठीक है, एक रिटेलर ऐसा नहीं समझेगा। बट अगर एक जो वॉला ट्रेडर है ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर, वो पता है क्या करेगा उस टाइम पे? वो बिहेवियर देखेगा, जो बंदे होल्ड कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी चेक करेगा कि वीक होने के बाद भी क्या इन्वेस्टर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। और इन्वेस्टर्स का अगर आपको बिहेवियर चेक करना है तो वो आपको ऐसे पता चलेगा कि एक सपोर्ट, मान लो 200 रुपये का अगर किसी स्टॉक प्राइस का सपोर्ट है और उस पे शेयर आने के बाद भी क्या वीक सेंटीमेंट में वो सपोर्ट को तोड़ रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसे सोचने लग गए ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये चीज़ मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है। अगर आप क्या देखते हो, वीक सेंटीमेंट होने के बाद भी ये 190 लेट्स सपोज 6 तक जा रहा है, वहां से एकदम से बैक कर रहा है और कैंडल्स देखो ऐसी बन रही है। मान लो यहाँ पे एक प्राइस आया 196 का और नेक्स्ट डे एकदम से लेट्स से ऐसी करके और ऐसा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे बाय, इसका क्या मतलब है? ये सेलर्स नीचे डाल रहे हैं इसको, बट बायर्स एकदम से आ रहे हैं इसके स्टॉक प्राइस में, मतलब ये टिकने ही नहीं दे रहे इस प्राइस पे, मार्केट वीक होने के बाद भी। हालांकि ये कोई कैंडल स्टिक्स के कोई वीडियो नहीं है, बट मैं फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो कैंडल तो समझना ही पड़ेगा ना। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ रहे हो, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। काफ़ी टाइम पहले जब मेरे को मार्केट का कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कुछ भी, तो मैं प्राइस को चेज करता था। ठीक है। प्राइस को चेज करना मतलब कि मैं देख लेता था अगर कोई शेयर मान लो 200 से बार बार ऊपर जाता है, मैं चार्ट नहीं देखता था, मैं देखता था कि 200 से बार बार अगर वो प्राइस ऊपर जाता है तो 200 का क्या मतलब है? 200 का मतलब है सपोर्ट। ठीक है। तो मैं पहले ऐसा सोचा करता था और 200 पे आके खरीद लिया करता था, और वो थोड़ा सा बढ़ता था बेच देता था। तो मैं एक टाइम पे ऐसा लिटरली करता था, और भगवान ही जाने कि मेरा प्रॉफिट कैसे बन जाता था। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी मैंने करी है एक टाइम पे। बट जिस दिन आप ये चीज़ समझ लोगे ना कि जितना आप नॉलेज लोगे ना मार्केट में, देखो प्रॉफिट आज नहीं तो कल हो जाएगा। देखो ठीक है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि लिटरली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो आपने 10 ट्रेड में, अच्छा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं,
अगर आपने 10 ट्रेड में मान लो लॉस कर लिया, ठीक है, अब अभी मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। तो 10 ट्रेड में आपने बैक टू बैक लॉस कर लिया, ठीक है, वो एक्स अमाउंट ऑफ लॉस हो गया, ठीक है आपका, मान लेते हैं, एक्स नहीं लेते हैं, छोड़ो, 1,000 रुपये का लॉस लेते हैं, आपका टोटल हो गया, और आपने इन 10 की 10 ट्रेड में कुछ नहीं सीखा, तो ये जो लॉस है ना, ये वेस्ट है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपने 10 की 10 ट्रेड में हर एक कुछ ना कुछ सीखा है और उसको नोटबुक में कहीं ना कहीं लिख लिया है, तो ये जो है ना, ये एज अ ट्यूशन फीस होगी आपकी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मान लो मैंने बैक टू बैक मतलब कुछ ट्रेड्स ली और लॉस हुआ कुछ ना कुछ गलती की वजह से, और मैंने उसको नोट करा, और काफ़ी गलतियां मैंने नोट करी ना, तो एक मैंने गलती बिना गलती किए जब मैं ट्रेड लिया, तो वो सारी की सारी इसका कवर करके और उससे थोड़ा और ऊपर प्रॉफिट दे गया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, बेसिक तो वही होता है, बट अगर आप अच्छे से उस चीज़ को समझोगे तो आपको प्राइस का बिहेवियर समझना है। प्लस सपोर्ट का ये मतलब है हमारा कि जहाँ से बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स को, रेजिस्टेंस का ये मतलब है जहाँ से सेलर डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़। सेकंड पॉइंट हमारा है बिहेवियर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा, बिना बिहेवियर के ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लॉस करोगे, हो सकता है आप प्रॉफिट कर लो, बट अगर आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए ना, मतलब अच्छे परसेंटेज में, तो आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप बिहेवियर समझने लग गए, देखो ये टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, आ, थोड़ा टाइम लगता है। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं, मैं जानता हूँ जिनको, जो लिटरली बता देते हैं कि ये प्राइस पे ना, मान लो 200 प्राइस पे ना, हो सकता है कि इसके ऊपर ना जाए। ऐसे मैंने देखी है और ऐसा मैंने होता हुआ देखा है कि इस प्राइस के बाद ना, हालांकि चार्ट पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिख रहा, बट इस प्राइस के बाद उनको ऐसा लगता है कि यार इस प्राइस के ऊपर जाना ना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको बेचना हो ना तो इस प्राइस पे थोड़ा बेचने की सोचना। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है कि जब मैं बिहेवियर को रीड कर रहा हूँ ना, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड्स निकल जाती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो। अब मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलूँगा, और चार्ट पे हम लोग थोड़ा बिहेवियर रीड करने की कोशिश करेंगे। और कंपनी के साथ देखो थोड़ी मेहनत लगेगी, मैं मानता हूँ, बट आपकी ट्रेड की क्वालिटी प्लस कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टर हो, चलो मान लो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा एवरेज करने का, या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। ओके, तो ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, ये इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का है। ये वो कंपनी है, देखो बाइंग एंड सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं, अगर मैं कोई कंपनी दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाते ही बाय करनी है। इससे देखो कुछ होगा नहीं। मान लो मैंने कोई कंपनी दिखाई और आपने वो बाय कर ली और आपका कुछ प्रॉफिट हो गया, उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। बट अगर आप लॉजिक समझ रहे हो ना, उसके पीछे का लॉजिक, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगा तो मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा, आज नहीं तो कल, नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है। तो जितना हो सके नॉलेज ले लो, और नॉलेज का हमेशा फायदा ही होता है, ठीक है। तो देखो, एक बार आप ये वाली कैंडल देखो और एक बार आप ये वाली कैंडल देखो, ठीक है। मतलब ये वाली तो नहीं, अ, यहाँ से पूरा। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही टाइम पे याद आ गई मेरे को, ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि मतलब मेरे को अभी तक याद है, स्टार्टिंग में जब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करी थी कि क्या होता है, तो उस वीडियो में ये बोल के चीज़ें बंद कर दी थी कि एंड में जब चार्ट दिखाया था कि सपोज करते हैं, अभी क्या चल रहा है, अभी मई चल रहा है, ठीक है। तो जनवरी ले लेते हैं, ठीक है, जनवरी 2026 पे ये प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, कुछ भी प्राइस है मान लो, ये प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस बैक किया, और मई में ये प्राइस वापस यहाँ पे आया, ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं आया, ऐसे करके कुछ कर करके यहाँ पे आया, ठीक है। तो आपको क्या इसको सपोर्ट लेना है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती मत करना कि आप बहुत दूर का सपोर्ट ले रहे हो।
ये गलती मत करना, ठीक है प्लीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कोई बहुत दूर का सपोर्ट ले रहे हो। कोई दूर का आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। अगर आप, वो चीज़ें देखो अलग होती है। अगर आप जब ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी बहुत दूर का सपोर्ट नहीं लेना है। रेजिस्टेंस फिर भी आप सोच सकते हो लेने का, बट सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट में क्या होता है ना, वो एक्चुअल में सपोर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट में सेलिंग आती है ना, तो इस सपोर्ट को ना देखते हो। अगर आपको, मैं एंट्री के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखो, एंट्री अगर आप अच्छी करोगे ना, तो एग्जिट आप धीरे धीरे देख के सीख ही जाओगे, ठीक है। वो मैं आपको बिल्कुल शायद ना बता पाऊँ रेजिस्टेंस के लिए। जब आप एंट्री अच्छी करोगे ना, तो एग्जिट तो आप समझ समझ के कर ही लोगे। कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ से उठा, इस पॉइंट पे एग्जिट कर दिया, फिर आप जब चार्ट बैठ के देखोगे यार मैंने एग्जिट जल्दी करा था, फिर आप बिहेवियर समझोगे कि यार अच्छा मैंने ये ऐसी ऐसी कैंडल्स आई थी, तो फिर आप होल्ड करना सीखोगे, तो वो चीज़ अलग है। तो सपोर्ट पे आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि बहुत दूर का सपोर्ट आपको नहीं देखना है। आपको प्रीवियसली जो सपोर्ट बन रहा है ना, और मार्केट का बिहेवियर और कंपनी के इन्वेस्टर्स का बिहेवियर, ठीक है, ये चीज़ें दिखनी है खासकर सपोर्ट के लिए। अब मैं चार्ट पे चलता हूँ और प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझते हैं कि मैं क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ना वाइड रेंज में लेके चलता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वाली जो कंपनी है ना, ये कंपनी को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था। कुछ कंपनीज़ हैं जो मेरे रेडार में हमेशा रहती हैं, और मैं उनको ट्रैक करता रहता हूँ, और उनमें से ही मैं थोड़ा बहुत ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। क्योंकि आप जितनी अलग अलग जितनी ज़्यादा कंपनी को ट्रैक करोगे, उतना ही हार्ड हो जाएगा एक क्वालिटी वाली कंपनी पिक करके रखना, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये वाला जो सपोर्ट है ना, इसको क्या हम सपोर्ट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब मैं हर एक चीज़ का लॉजिक दूंगा, और मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं इस पॉइंट पे बैठा हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और मैं पीछे देख रहा हूँ, और मैं, मेरे को देख के क्या पता लगता है कि यार लास्ट टाइम ना यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे बाय ना करके मैं वेट करूंगा, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल रिटेलर क्या सोचेगा पता है, कि लास्ट टाइम ये सपोर्ट था, तो अगर कोई यहाँ पे बाय करने की सोच रहा है, तो वो वेट करेगा। वो सोचेगा यार यहाँ से जब सपोर्ट लेगा ना, तब मैं बाय करूंगा, ठीक है। बट जो बिहेवियर रीड कर रहा है ना, वो यहाँ पे नहीं करेगा। वो क्या समझेगा कि, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, तो ट्रस्ट मी, आपकी एंट्रीज बहुत बेटर हो जाएगी अगर आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड्स करते हो तो, ठीक है। देखो ये वाला जो डिप बना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं बताता हूँ आपको क्यों बना है। एक सेकंड यार, इतना, ठीक है। तो ये वाला जो डिप बना है ना, ये पैनिक सेलिंग की वजह से बना है। और मान लो अचानक से पैनिक सेलिंग आती है, जो डिप बनाता है, तो क्या आप उसको सपोर्ट लोगे? वो पैनिक सेलिंग की वजह से वो प्राइस गया है, वो ज़रूरी नहीं है कि बार बार जाएगा। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 280 का प्राइस गया था, वो पैनिक सेलिंग की वजह से गया था। अचानक से कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में, कोई अचानक से कुछ, मान लो टैरिफ अनाउंस कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो एकदम से डिप लगती है, ठीक है। बट होता क्या है कि मार्केट जब अपने आप को थोड़ा सेटल करती है ना, एक मतलब अपने आप को थोड़ा ठंडा कर देती है। ठंडा मतलब कि इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत मिल जाती है 3-4 दिन में, कि नहीं यार इतनी बुरी न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तब क्या करता है मार्केट इसको एकदम से ऊपर ले जाता है। क्यों? क्योंकि इसके, या तो इन्वेस्टर्स जो पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है, या और आ जाते हैं लोग इसको बाय करने वाले, क्योंकि देखते हैं यार ये इतना प्राइस कम कैसे चला गया मार्केट में, मतलब कंपनी में ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, तो एकदम से वो उसको ऊपर उठाएंगे। तो अगर आप इस सपोर्ट के चक्कर में बैठे रहोगे ना, तो कभी भी एंट्री नहीं मिलनी है। आप देखते रह जाओगे, फिर आप सोचोगे यार इतना नीचे मैंने देखा था, और आज वो 30% 20% ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर का क्या मतलब है यहाँ पे, कि वो प्राइस जो आया है वो क्यों आया है, किस रीज़न की वजह से आया है। तो ये प्राइस मान लो कोई पैनिक सेलिंग की वजह से आया, और यहाँ पे ये डिप हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक, लगभग यहाँ तक 15% का जंप आया। और फिर मैं साथ ही साथ में मार्केट को भी ट्रैक कर रहा हूँ कि मार्केट कैसी चल रही है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे ये बार बार नीचे जा रहा है, यानी कि
यहाँ से सेलर्स जो है ना इसको सेल कर रहे हैं। और फिर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में भी बीच बीच में ना थोड़ी सी वो चीज़ हो रही है कि यार मार्केट को अलग अलग देखो। यहाँ अगर आप 2026 में चीज़ें आपको पता है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। तो ये जो एक जोन है ना, यहाँ से एकदम से शेयर का प्राइस बढ़ गिरता है, बट इस वाले प्राइस को ना बीट नहीं कर पा रहा है, चाहे कितनी भी गंदी न्यूज़ आ रही है। बाकी स्टॉक आप देखोगे 5-5% गिर रहे हैं डेली, ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, बट इस वाले प्राइस को बीट ही नहीं कर पा रहा है। एक दिन ऐसा क्या होता है कि कुछ मतलब एक दिन खतरनाक सेलिंग आ जाती है, एक डिप लगती है, फिर वापस से यहाँ पे क्लोज करता है, ठीक है। जब यहाँ पे क्लोज करता है फिर देखते हो आप दोबारा से ऊपर भाग रहा है ये। तो तब जब आप बिहेवियर समझोगे ना कि यार ये मार्केट के साथ ऊपर बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है और डिप लगती है, तो उतना ज़्यादा गिर नहीं रहा है न्यूज़ के हिसाब से, जितनी मार्केट गिर रही है उस हिसाब से गिर नहीं रहा है। दैट मीन्स जो इसके इन्वेस्टर्स है वो हो सकता है इसको और शेयर्स को बढ़ा रहे हैं। अब लिटरली विश्वास नहीं करोगे, ये वाली जो कैंडल है ना, इस दिन मैं इसको बैठ के सोच रहा था कि यार मार्केट अभी मेरे को थोड़ी ठंडी सी लग रही है, थोड़ी मार्केट ठंडी पड़ गई है और कुछ कुछ स्टॉक्स ऊपर जाने चालू हुए हैं, बट ये वाला बढ़ा नहीं है और कंपनी में भी कोई ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आई है। तो मैंने इस टाइम मैंने सोचा था कि इसको लूं या फिर ना लूं, बट आई डोंट नो, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया और नेक्स्ट डे से ये फिर ऊपर ही ऊपर 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 चला गया। तो फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, बट मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप ऐसी चीज़ें देखो, आपने पहले तो देखो यहाँ वाले पॉइंट पे तो देख लिया कि ठीक है ये प्राइस तब आ रहा है जब मार्केट में एकदम से कुछ खतरनाक ही न्यूज़ आ रही है, ठीक है। फिर थोड़ा रिकवर करता है और फिर आप क्या देखते हो कि नॉर्मल टाइम पे मार्केट जब अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, तो ये वाला जो जोन है ना, ठीक है, ये वाला, यहाँ से ये अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। जब आप देखोगे ना कि ये वाला जोन टूट ही नहीं रहा है, तब आपको एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एंट्री बनती, बट आपकी एंट्री यहाँ पे बन सकती थी कि जब बार बार बाउंस बैक कर रहा है, मार्केट भी ठंडी लग रही है, तो आपने एंट्री ले ली और थोड़ा वेट किया, दैट्स इट, ठीक है। ये ही तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से देखने का। अगर आप वेट करते रह जाओगे कि लास्ट टाइम ये वाला सपोर्ट बना था मैं तो इस पे ही लूंगा, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलना, ठीक है। और काफ़ी बार आपको ऐसा होगा कि आप सिर्फ देख रहे हो यार ये सपोर्ट है, दोबारा इस पे आएगा ले लूंगा, और फिर मार्केट का सेंटीमेंट कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है, आपने चेक ही नहीं किया कि इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस उस मार्केट के सेंटीमेंट को लेके क्या होता है। क्या पता हो सकता है कि ये सपोर्ट तोड़ दे, फिर क्या करोगे, फिर बैठे रह जाओगे, फिर बोलोगे कि मैं तो इन्वेस्टर बन चुका हूँ ट्रेडर से। तो ऐसी भी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि सेंटीमेंट के हिसाब से इस पर्टिकुलर शेयर का बिहेवियर क्या है, ठीक है। और जब मार्केट ठंडी पड़ रही है तब इसका बिहेवियर क्या है, तब आप देखोगे ना कि धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, इस प्राइस से नीचे नहीं जा रहा है। फिर तब आप कैंडल रीड करोगे ना कि ठीक है ये यहाँ से ये क्या कर रहा है, इसका जो मतलब क्लोजिंग है ना वो ऊपर क्लोज कर रहा है, ठीक है। तब आपको ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। और ईएमए वगैरह यूज़ कर नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, बट ईएमए सिर्फ एक इंडिकेटर है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। ईएमए के बेसिस पे ही ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। ईएमए के साथ ट्रेड करना अच्छी बात है, पर उसी को ही देख के कभी ट्रेड मत करना। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और जब आप लिटरली बैठ के चार्ट देखोगे और मार्केट का बिहेवियर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक एक चीज़ क्यों हो रही है, एक एक डिप लग रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा लिटरली हुआ है कि मैं आपको दिखाता हूँ आज, एक सेकेंड। अभी अभी मैंने एग्जिट लिया है आज, इसमें मैं पोजिशनल में बैठा हुआ था, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे कोई सेलिंग एंड बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई भी चीज़ आपको बता रहा हूँ तो उस चीज़ की कोई वजह है। अगर आप वो पीछे की वजह सीख लेते हो ना तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो होता क्या है, इस वाले अभी आज ही मैंने इसमें एग्जिट किया है यहाँ पे 152 पे, ठीक है। यहाँ पे 152, यहीं पे कहीं पे बना था इसने, 153 का हाई बना था आज। तो 152 मेरी एमटीएफ की पोजीशन थी, वो मैंने आज निकाल दी। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा और बैठता हूँ,
बट वहाँ से बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश, वहीं पे बार बार घूम रहा था और आई डोंट नो मैंने टॉप पे ही सेल कर दिया आज। ठीक है, तो और मेरी एंट्री बनी थी इस वाले दिन, आई थिंक, एक सेकेंड, मैंने, हाँ इस वाले दिन एंट्री बनी थी, इस वाले दिन। ठीक है, मतलब यही सीन था। और यहाँ पे लकीली बहुत जल्दी बहुत अच्छी बाइंग आ गई है और मेरा आई थिंक 10% का प्रॉफिट था। यहाँ पे मेरा लॉजिक ये था कि एक डिप जब इसने ये वाली डिप बनाई थी ना, ये तो आप ये समझो कि मार्केट का उस टाइम बहुत बुरी चीज़ चल रही थी। ठीक है, बहुत गंदी डिप लग रही थी मार्केट में, बट जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ठंडी पड़ी ना तो एक बहुत बड़ी सी बाइंग आई। और ये जब बाइंग आई, जब ये बाइंग आई ना, तो मैं इसको बैठ के देख रहा था सिर्फ कि देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जाएंगे इसमें। तो मेरे को एक ये वाला प्राइस मिलता है जहाँ पे मार्केट में कोई न्यूज़ आती है ना तो इस प्राइस को ये तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, इस प्राइस को तोड़ नहीं रहा है, तो मैं ये प्राइस पे अपनी एक सपोर्ट वाली ये बना लेता हूँ। ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे। और उसके बाद चीज़ें क्या होती है कि मेरे को यहाँ पे आई थिंक फ्राइडे को भी यहाँ पे मार्केट बंद थी। आपको यहाँ पे ना सैटरडे संडे का तो चार्ट नहीं मिलता है। फ्राइडे को महाराष्ट्र करके, महाराष्ट्र में आई थिंक कुछ था, मेरे को याद नहीं है। तो उससे एक दिन पहले मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि 3 दिन में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, मार्केट ठंडी चल रही है और ये जो शेयर है ना ये वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये तोड़ता ही नहीं है अपने इस वाले सपोर्ट को। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी 317 पे, यहीं कहीं पे आएगा शायद 317। थोड़ा सा नीचे गया था और वापस से इसने लकीली यहीं से सपोर्ट लिया, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप बिहेवियर के बेसिस पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से बायर्स बाय करने का पोटेंशियल रख रहे हैं और एक अच्छी न्यूज़ कहाँ से इसको बाउंस बैक कर सकता है। लकीली 3 दिन में ही यार ये ऊपर चला गया, 3-4 दिन में ही, तो वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। बट चीज़ें आपको ऐसी होती हुई भी दिखेंगी। और ये चीज़ें अगर आप समझ गए हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो रिपीट करके दोबारा देख लेना। बट बहुत प्यारी चीज़ें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिहेवियर और मार्केट सेंटीमेंट से जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करते हो ना तो चीज़ें बेटर आउटपुट निकलेगा। ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। जब आप चार्ट रीड करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि बिहेवियर क्या है बायर्स का, सेलर्स का। और इतनी सी चीज़ पे ना बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इतनी सी चीज़ पे सिर्फ बहुत कम लिमिटेड चीज़ें रखते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, कम ट्रेड लेते हैं, जब भी लेते हैं क्वालिटी वाली लेते हैं और अच्छा आरओआई ईयरली बेसिस पे बनाते हैं। ऐसे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जो बहुत ही कम चीज़ें देखते हैं। तो अगर आप कम से कम चीज़ों को अच्छे से मास्टर कर लेते हो ना तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल जाओगे। सो या दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी कैपिटल का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।